हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमटी सर स्टडी। तो आज पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन, क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 और आज पार्ट 3 होगा। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 2 तक डला चुका है चैप्टर नंबर 2 का, और वहां से जाकर नहीं देखे तो देख लीजिए। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। अच्छा बताओ तो, प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करता है? कौन रेखा में? सरल रेखा में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। और दर्पण का सारा हो गया, प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया हुआ है। ठीक है, चलो अब बताओ तो, निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? निर्वात में तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है ना। इसी तरीके से पूछेंगे कि पानी में कितना होता है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसी तरीके से पूछे थे कि कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है? कांच में प्रकाश का चाल तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बोले थे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद अपवर्तनांक बता दिए थे। अपवर्तनांक किस प्रकार से निकाला जाता है? तो अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं? तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से पानी का अपवर्तनांक निकालना बता दिए थे, हवा का अपवर्तनांक, बर्फ का अपवर्तनांक, केरोसिन तेल, तारपीन और हीरा का अपवर्तनांक, ये सब निकालना बता दिए थे। ठीक है, चलिए बताइए तो कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। कितना होता है? चलो, हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1। कितना होता है? बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.31। केरोसिन तेल का कितना होता है? 1.44। चलिए इसके बाद बताइए कि तारपीन का अपवर्तनांक कितना होता है? तारपीन का कितना होता है? 1.47। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। तो ये सब अपवर्तनांक याद कर लीजिएगा आप लोग, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा बताओ कि किसी माध्यम में प्रकाश का चाल क्या है? कम है। प्रकाश का चाल कम है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? अपवर्तनांक क्या होगा? ज़्यादा। यानी किसी माध्यम का अपवर्तनांक होगा ज़्यादा तो उसमें प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा? कम। क्या हो जाएगा? कम। ये सब हो चुका है। चलिए, दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन का प्रयोग या प्रभाव क्या देखे थे? दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन का प्रयोग या प्रभाव देखे थे। चलिए बताइए तो, कोई एक प्रभाव बताओ तो। बताइए, पानी में रखे हुए सिक्का वो अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देना, ये किसके कारण दिखाई देता है? थोड़ा सा ऊपर, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन। हाँ, इसी तरीके से पानी में सिक्का को रख देते हैं या पानी में पेंसिल को रख देते हैं तो वो तिरछा मुड़ा हुआ दिखाई देता है और ऊपर की ओर दिखाई देता है, वो अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बताए थे पानी में छड़ रख दो या मछुआरे को मछली पकड़ने में यानी मछली भेजने में कठिनाई का सामना क्यों करना पड़ता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इतना हो गया था। चलिए अब देखेंगे, चलिए अब यहाँ पे हमें देखना है आपतित किरण, अपवर्तित किरण के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखो क्या है आपतित किरण। कौन सा है आपतित किरण? ठीक है, देखो आपतित किरण के बारे में जानना है और अपवर्तित किरण के बारे में। किसके बारे में? अपवर्तित किरण के बारे में। ठीक है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, और जानेंगे किस किरण के बारे में? तो निर्गत किरण। कौन सा? निर्गत किरण के बारे में। ठीक है, और जानेंगे किसके बारे में? देखो अभिलंब के बारे में। किसके बारे में? अभिलंब के बारे में जानेंगे। और किसके बारे में जानेंगे? कि आपतन कोण कब बड़ा होगा, अपवर्तन कोण कब बड़ा होगा। ठीक है, तो अपवर्तन के नियम को आज पढ़ेंगे। ठीक है, और पार्श्विक विस्थापन। चलिए तो और किसके बारे में? अभिलंब हो गया है ना, और आपतन कोण, अपवर्तन कोण के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखो अपवर्तन कोण के नियम को समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं आपतित किरण किसे कहते हैं। देखो, और माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? माध्यम 2 प्रकार के। कितने? 2। एक होता है सघन और दूसरा विरल, है ना। कौन सघन कौन विरल है हम कैसे बता सकते हैं? तो तुलना करने के बाद ही बता सकते हैं, है ना। तो अब एक माध्यम दे दिए, एक चीज दे दिए, पूछ रहे हैं कि यह सघन है कि विरल है, तो बता पाएंगे? नहीं। हमेशा कैसे बताएंगे? तो तुलना करने के बाद ही बता सकते हैं। ठीक है, चलिए
देखेंगे आपतित किरण के बारे में। तो प्रकाश के परावर्तन में भी देखे थे कि आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं हम एक कांच का स्लेब ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कांच ले लेते हैं। चलिए, तो ये इधर वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल। चलिए, बाहर ये कांच है, अब बाकी सब क्या है? बाहर में वायुमंडल है। तो वायु में, कांच में कौन विरल कौन है? वायु। कौन है? वायु। असघन कौन है? कांच। तो हम यहाँ पे देखो, चलिए अब प्रकाश के किरण को कहाँ भेज रहे हैं? कांच पर भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं? तो यहाँ पे आ रहा है किरण, ये किरण आ रहा है। तो आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। तो आपतित किरण में क्या बोलते हैं? आने वाली किरण को, आने वाली किरण को, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक ना? अब देखो, अब ये यहाँ पे क्या होगा? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। तो यहाँ पे अच्छा बताओ, हाँ कि बताइए आप लोग कि अपवर्तन के लिए माध्यम पारदर्शी होना चाहिए कि अपारदर्शी होना चाहिए? पारदर्शी। कैसा होना चाहिए? पारदर्शी। तो कांच हमारा कैसा है? पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, कांच कैसा है? पारदर्शी माध्यम है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि प्रकाश जो है एक जगह से दूसरे जगह आसानी से पार हो जाए। तो कांच कौन सा माध्यम है? पारदर्शी है। कैसा है? पारदर्शी है। ठीक है, तो देखिए आने वाली किरण को क्या बोले थे? आपतित किरण, है ना? चलिए, इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा? तो प्रकाश का परावर्तन होगा कि अपवर्तन होगा? यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन क्या अपवर्तन होगा? तो अपवर्तन होगा। क्या होगा? अपवर्तन। ठीक है, अब देखिए आने वाली किरण है, तो यहाँ पे क्या खींच लेते हैं? एक अभिलंब। इस सतह पे एक लंबी रेखा खींच लेते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। ठीक है, देखिए अभिलंब वो क्या है? तो ये हमारा तल है। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? तल। तल बोलते हैं या सतह बोलते हैं? तल बोलते हैं या। तो तल पर डाले गए लंब को, लंब हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री से। कितना होता है? 90 डिग्री से। तो अभिलंब को समझेंगे तो क्या बोलते हैं? तल पर डाले गए लंब को, तल पर डाले गए लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रकाश विरल से सघन में आ रहा है। विरल से सघन में आता है तो क्या होता है? क्या होगा कि प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए। कैसे? इधर आना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो, प्रकाश आपतित किरण यानी आपतित किरण आने के बाद विरल से सघन में आता है, तो अभिलंब में खींच लेते हैं, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। देखिए अभिलंब का, देखिए अभिलंब की ओर मुड़ गया तो प्रकाश का अभिलंब की ओर मुड़ गया, यानी इसको क्या बोलते हैं? विचलन। क्या बोलते हैं? विचलन। तो प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का क्या कहलाएगा? अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, यानी आने वाली आती हुई प्रकाश का जब हो जाए क्या? विचलन। विरल से सघन या सघन से विरल, कहीं भी जाए वहां पे क्या हो जाए? मुड़ जाए। तो मुड़ना को क्या बोलेंगे? विचलन। तो जब मुड़ जाए या विचलन हो जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? प्रकाश का अपवर्तन। अब देखे थे प्रकाश विरल से कहाँ गया है? सघन में आ गया है। तो अब यहाँ पे भी एक अभिलंब डाल देते हैं। अभिलंब खींच लिए। ठीक है, अब क्या होगा? विरल से सघन में आया है तो अभिलंब की ओर मुड़ गया है। ठीक है, अब देखेंगे प्रकाश सघन से कहाँ जाएगा? विरल में। सघन से कहाँ जाएगा? विरल में। तो अभिलंब की ओर आएगा कि अभिलंब से दूर जाएगा? अभिलंब से दूर भागेगा। अभिलंब से दूर भागेगा। ठीक है, इतना चीज समझ में आया? चलिए अब देखते हैं कोण के बारे में। किसके बारे में? तो देखो, और बताइए कि जब कोण बनाते हैं तो अभिलंब के साथ बनाते हैं कि ये कांच के साथ बनाते हैं? किसके साथ बनाते हैं? अभिलंब के साथ बनाते हैं। ठीक है, अब किरण का बात किया जाए तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हो गया तो इसे कौन सा किरण बोलेंगे? अपवर्तित। कौन सा? अपवर्तित किरण कहेंगे। और ये है आपतित किरण। कौन है? आपतित किरण। चलिए, अपवर्तित किरण हो गया। अब देखो, अब जो कहाँ? सघन से विरल में जा रहा है, अभिलंब से दूर भाग रहा है, तो इस किरण को कौन सा किरण बोलेंगे? निर्गत किरण। इसको कौन बोलेंगे? निर्गत किरण। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं कोण के बारे में। किसके बारे में? कोण के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये चलिए निर्गत किरण क्या होगा? किरण। ठीक है, देखिए अब आने वाली किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। तो देखो आपतन कोण को हमेशा किससे लिखते हैं? आई से। किससे? आई से। तो आपतन कोण यहाँ पे डाल देते हैं। कौन सा? आपतन कोण। तो आपतन कोण किसके किसके बीच बनता है? तो आपतित किरण। कौन? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को
कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपतन कोण को किससे लिखते हैं? हमेशा एंगल आई से। किससे लिखते हैं? आई से। अब यहाँ पे प्रकाश का क्या हुआ है? अपवर्तन। क्या हुआ है? हाँ, अपवर्तन है ना। क्या हुआ यहाँ पे प्रकाश का? अब तो यहाँ पे एक कोण बनाएगा ना, है तो इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण। इसको क्या बोलेंगे? हाँ, तो अपवर्तन कोण को देख लेते हैं। अपवर्तन कोण, चलिए तो अपवर्तन कोण के बारे में जब देखेंगे तो आप लोग ये बताइए कि अपवर्तन कोण किस किस के बीच बनता है? देखो, तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच। ये अभिलंब हुआ, ये वाला अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है। तो किसके किसके बीच बन जाएगा? अभिलंब, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ओके, समझ में आया? चलिए अब देखेंगे किसके बारे में। तो यहाँ पे अच्छा, अपवर्तन कोण को किससे लिखते हैं? तो अपवर्तन कोण को एंगल आर से और आपतन कोण को एंगल आई से। किससे? एंगल आई से। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा आपतन कोण और ये हो गया अपवर्तन कोण। अब देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रकाश आ रहा है कि जा रहा है? देखिए तीर का निशान क्या बोल रहा है? आ रहा है। तो यहाँ पे भी कोण, एक कोण बनेगा अभिलंब से और आने वाले प्रकाश के किरण के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। तो एंगल आई से लिखेंगे। ठीक है, एंगल। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रकाश का क्या हो रहा है? मुड़ रहा है, तो विचलन हो रहा है ना। तो इसको किससे लिखेंगे? एंगल आर से। तो ये भी यहाँ पे क्या होगा? इसके लिए आपतन कोण और ये वाला अपवर्तन कोण। कौन सा हो जाएगा? अपवर्तन कोण। इतना समझ में आया? आप लोग को सिर्फ याद रखना है कि जब प्रकाश विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है यानी मुड़ जाता है। और जब सघन से विरल में जाता है तो क्या होता है कि प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है। ठीक है, चलिए अब देखना है। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहे हैं। ठीक है, देखिए एंगल आई बड़ा है एंगल आर से। एंगल आई एंगल आर से बड़ा है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या है? मतलब कब बड़ा होता है? तो प्रकाश देखिए एंगल आई बड़ा है, एंगल आर छोटा है। देखो यहाँ पे एंगल आई बड़ा है ना और एंगल आर छोटा है, एंगल आर होता है इसमें। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है? जब प्रकाश कहाँ से कहाँ जाएगा? विरल से सघन में जाएगा तो आपतन कोण बड़ा होगा और अपवर्तन कोण छोटा होगा। प्रकाश विरल से सघन में जाने पर, विरल से सघन में जाने पर क्या होगा कि आपतन कोण बड़ा होगा अपवर्तन कोण से। ठीक है, पहला। दूसरा पूछेंगे कि एंगल आर बड़ा है एंगल आई से। अब अपवर्तन कोण बड़ा है किससे? अपवर्तन कोण बड़ा है किससे? तो आपतन कोण से। इसका अर्थ क्या हुआ? तो प्रकाश कहाँ से कहाँ जाएगा? हाँ, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि प्रकाश कहाँ से कहाँ? सघन से विरल में जा रहा है। सघन से विरल में जब प्रकाश जाता है तो अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है और आपतन कोण छोटा हो जाता है। देख लो कहाँ से? विरल से विरल। देखो सघन से विरल जाने पर कौन बताओ, सघन से विरल जाने पर कौन सा कोण बड़ा होगा? सघन से, देखो सघन है ना, सघन से विरल जा रहा है तो एंगल आर बड़ा, एंगल आई छोटा। जब विरल से सघन आता है तो आपतन कोण बड़ा होता है, एंगल आई अपवर्तन कोण छोटा हो जाता है ना। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण समझ में आया? आपतन कोण समझ में आया? अपवर्तन कोण समझ में आया? और अभिलंब कैसे खींचते हैं, अभिलंब क्या होता है समझ में आया? इतना समझ में आया? चलिए अब देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। क्या देखेंगे? हाँ देखो, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। देखो इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिए थे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम था? 2। कितना नियम था? 2। इसी तरीके से प्रकाश के अपवर्तन का भी कितना नियम होता है? 2। ठीक है, चलिए पहला नियम देखेंगे, नियम नंबर 1। नियम नंबर 1। ठीक है, चलिए देखिए पहला नियम देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक डायग्राम समझ लेते हैं। ठीक है, ये कांच, इसको क्या मान लेते हैं? कांच है, इसको वायु, तो ये विरल और ये सघन, ये विरल और ये सघन। ठीक है, देखिए प्रकाश आएगी, अब अभिलंब खींच लेंगे, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा और जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा। तो ये हो गया एंगल आई और ये होता है एंगल आर, है ना।
चलिए इसके लिए ये एंगल आई या इसके लिए ये एंगल आर, ठीक है। चलिए तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो। देखिए पहला नियम कैसे बोलेंगे, तो आपतित किरण, कौन सा? और अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा तल पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा हाँ तल पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आया? चलिए देखिए लिख देंगे इसको, आपतित किरण, आपतित, ऐसा ना कह देना आपति जापति, आपति, आपतित किरण को आपति या मुड़ के जा रहा है तो जापति, ठीक है। चलिए चलिए लिख देते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित, ओ सॉरी आपतित किरण, यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन ना होगा तो परावर्तन किरण तो यहाँ पे होगा नहीं ना होगा। चलिए तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा तल पर डाला गया अभिलंब, यानी खींचा गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं, ठीक है। देखिए आपतित किरण, देखो यहाँ आ रहा है ना किरण, तो आपतित किरण यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है ना, तो इस किरण को कौन सा बोलते हैं? अपवर्तित किरण तथा तल पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आया? चलिए और दूसरा नियम देखेंगे, कौन सा नियम देखेंगे? दूसरा नियम किसको देखेंगे? पहला नियम समझ में आया? देखो दूसरा नियम क्या होता है, तो इसमें रंग का याद कर लेना, वर्ण लिखेंगे, वर्ण क्या बोलेंगे? तो वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग, क्या होता है? रंग, ठीक है। इसमें क्या माध्यम का बात होता है, किसका? माध्यम। अच्छा एंगल बनता है ना, आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना। तो इस साइन को क्या बोलेंगे हिंदी में? जया, क्या बोलते हैं? जया, साइन को क्या बोलते हैं? जया, ठीक है। तो आपतन कोण की जया, आपतन कोण की, अपवर्तन कोण की जया, दोनों आपस में क्या होगा? एक नियतांक होगा, दोनों आपस में क्या होगा? एक नियतांक होगा। तो देखो क्या है दूसरा नियम, उसको देखना है। चलिए प्रकाश के किसी वर्ण यानी रंग के लिए, किसके लिए होता है? प्रकाश के किसी रंग के लिए। देखिए प्रकाश के किसी वर्ण, क्या? किसी वर्ण, वर्ण मतलब रंग, रंग के लिए, प्रकाश के किसी वर्ण या रंग के लिए आपतन कोण की जया, क्या बोलेंगे? देखो आपतन है ना, तो आपतन कोण की जया, यानी इसके साथ साइन लगा देंगे, आपतन रंग के लिए, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, यानी साइन, क्या बोलते हैं? साइन, तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण समझ में आया ना, आपतन कोण अपवर्तन कोण समझ में आया, तो अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की, ऐसा नहीं बोलना है कि प्रकाश के किसी वर्ण यानी रंग के लिए आपतन कोण की जय, तथा परावर्तन कोण की जय, आपतन कोण की जय, अपरावर्तन कोण की जय के अनुपात, क्या? के अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक, नियतांक मतलब कांस्टेंट, जो नहीं बदले, कांस्टेंट होता है। चलिए तो यह है प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। अच्छा प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम जो होता है तो उसको बोलते हैं स्नेल का नियम, क्या बोलते हैं? हाँ, तो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम बोले या इसको बोल दे स्नेल का नियम। दूसरा नियम को और कौन सा नियम बोलते हैं? स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। स्नेल एक वैज्ञानिक है जिन्होंने ये नियम दिया था, इसीलिए उसके नाम पर प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम है। पूछेगा प्रकाश का अपवर्तन किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? तो रंग के लिए। किसके लिए? रंग के लिए, ठीक है। यहाँ से एक सूत्र याद रखना है, ठीक है। देखिए लिखेंगे, देखो आपतन कोण की जया, तो आपतन कोण कौन होता है? आई, क्या होता है? आपतन कोण की जया, जया क्या मतलब? क्या? साइन, जया का मतलब साइन, तो साइन आई, आपतन कोण की जया, तथा अपवर्तन कोण की, तो अपवर्तन कोण को किससे लिखते हैं? आर से। किससे? अपवर्तन कोण की जया, जया का मतलब साइन, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया एक क्या होता है? नियतांक। नियतांक का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, क्या बोलते हैं?
हाँ, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू, क्या बोलते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। तो ये कौन सा हो गया, साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। और इसी को क्या बोलेंगे, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, या इसी को बोलेंगे स्नेल का नियम। चलिए, इतना समझ में आया, समझ में आया बढ़िया से। चलिए, तुम लोग भी शेयर वेयर करते रहो, सब्सक्राइब करता नहीं है तुम लोग। चलिए देखेंगे पार्श्विक विस्थापन, किस विस्थापन के बारे में पढ़ना है, तो पार्श्विक विस्थापन, ठीक है, पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। देखो ये यहाँ पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, आइए समझते हैं। चलिए देखते हैं पार्श्विक विस्थापन क्या है। इसको क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। चलिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसे समझते हैं। इधर देखो, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, कांच, क्या मान लेते हैं, इधर वायु, बाहर क्या है, तो कांच कौन सा माध्यम हो जाएगा, कौन हो जाएगा, वायु कौन माध्यम हो जाएगा, विरल। चलिए अब यहाँ पे हमको समझना है पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, किसके बारे में, पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। तो देखो क्या होता है, ये कौन सा किरण है, नाम बताओ, आपतित किरण, क्या है, यहाँ पे अभिलंब डाल देंगे तो ये कौन सा कोण हो जाएगा। अच्छा, अभिलंब डालने के बाद जो आने वाली किरण अभिलंब की ओर आएगा कि अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से की ओर आएगा, अभिलंब की ओर आएगा। तो अभिलंब की ओर आने वाले किरण को कौन सा किरण बोलेंगे, अपवर्तित किरण। अब यहाँ पे क्या, फिर एक अभिलंब डाल दिए, तो प्रकाश का किरण पहले विरल में था, विरल से सघन में आने पर अभिलंब की ओर झुक गया है। चलो, तो यहाँ पे अपवर्तन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रकाश जो सघन से कहाँ जाएगा, विरल, कहाँ जाएगा, सघन से, तो अभिलंब की ओर और मुड़ेगा कि अभिलंब से दूर भागेगा, तो अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इस किरण जो आपतित किरण था तो उसको इधर आना चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था, इधर आना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हो गया। क्या हो गया, प्रकाश का क्या हो गया है। तो देखो अब देखिए, आपतित किरण, ये कौन सा किरण है हमारा, आइए इस किरण को कौन सा बोलेंगे, इस किरण को निर्गत किरण, वेरी गुड, निर्गत किरण। चलिए, और इस वाले किरण को आ रहा है तो आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण। देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यानी पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। तो देखो आपतित किरण ये कौन सा है, और ये निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के लंबिक दूरी, क्या, लंब, यानी इस पे लंब डाल दिए, क्या डाल दिए है, लंब यानी नॉर्मल, यानी 90 डिग्री का, ठीक है। लंबिक दूरी, क्या, लंबिक दूरी को क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन। परिभाषा लिख दोगे, बताओ, लिखा जाएगा परिभाषा, कैसे लिखना है, तो आपतित किरण, क्या, आपतित किरण तथा निर्गत, देखो आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच कौन सा दूरी है, लंबिक दूरी, क्या, लंबिक यानी लंब डाला गया है, लंबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक क्या बोलते हैं, पार्श्विक क्या बोलते हैं, दूरी को, क्या, कौन सा है पार्श्विक, यहाँ पे गलत लिखा गया हुआ है। देखो पार्श्विक पे कैसे लिखाएगा, देखो पार्श्विक विस्थापन, क्या, विस्थापन, सही कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो पार्श्विक देखो आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच लंबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, ठीक है, हो जाएगा। चलिए कहाँ, यहाँ आपतित निर्गत, यहाँ निर्गत, तो दो किरण हो गया, तो क्या हो गया, एक किरण नहीं समझ सकता है। हाँ चलो, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सही कर लेना, थोड़ा मोड़ा अगर हो जाता है लिखने में तो सही कर लेना, ठीक ना। चलो, तो कैसे बताना है, यहाँ से बना लोगे, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच लंबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब समझेंगे, एक और टॉपिक है हमारा, क्या है, जिसका सापेक्ष अपवर्तनांक, क्या बोलेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक। चलिए, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, सापेक्ष, हाँ, तो सापेक्ष अपवर्तनांक के लिए हमें क्या करना होगा कि दो माध्यमों का
दो माध्यमों के अपवर्तनांकों के अपवर्तनांक का क्या करना होगा हमें, अनुपात। क्या करना होगा, दो माध्यमों के अपवर्तनांक का अनुपात से हमें पता चलेगा सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, सापेक्ष का मतलब होता है रिलेटेड, यानी तुलना करने के बाद। ठीक है, कि इसके सापेक्ष में वह कैसा है। ठीक है, पहले के सापेक्ष में दूसरा कैसा है, यानी बड़े भाई के कंपेयर में छोटा भाई। तो आज इतना ही रहने देते हैं, लाइट कट गया है, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला करा देंगे। आज रहेगा यहीं तक है, पार्श्विक विस्थापन तक ही है, सापेक्ष अपवर्तनांक नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आप लोग को। चलिए देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए।